तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य समसामयिकी, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है ये बेसिकली झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया जा रहा है। ये सीरीज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 26 एवं 27 फरवरी 2025 की समसामयिकी करंट अफेयर्स है। हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन के टाइप में मैं नहीं लाया हूँ, इसे मैं विस्तृत व्याख्या के तौर पे लाया हूँ। ये जेपीएससी के इंटरव्यू के साथ साथ मुख्य परीक्षा एवं पीटी और जो वनडे एग्जाम्स है वहां पे भी काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाया गया है इस करंट अफेयर सेशन को कि आपके हर एक परीक्षा में ये महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वो है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बातें क्या क्या रही हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला फोकस उन्होंने किया है साइबर क्राइम पर। सरकार ने साइबर क्राइम को चुनौती की तरह लिया है और उसे रोकने और लगाम लगाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। दूसरा जो राज्यपाल के अभिभाषण का बिंदु था वो था राज्य में लॉ एंड ऑर्डर। तो सरकार का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा है। और वर्तमान में भाई, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा, भाई हो गया है भय मुक्त, ठीक है ना। और यहाँ पे अच्छा है और ये प्रिंस है, गलती से लिखा गया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। वर्तमान में भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त काम हो रहा है। अगला जो अभिभाषण का पहलू था वो था नक्सली अभियान से संबंधित। तो सरकार के द्वारा कहना है कि हम वर्तमान सरकार नक्सली अभियान में भी सफल हुई है क्योंकि नक्सली घटनाओं में भी लगाम आया हुआ है। अगला है कल्याणकारी योजनाओं पे बात की गई है राज्यपाल के अभिभाषण में। उसमें अबुआ और मैया सम्मान योजना से आ रही है खुशहाली। तो क्या बोले हैं उसमें, अबुआ और मैया सम्मान योजना से राज्य के लोग खुशहाल हो रहे हैं। वर्तमान सरकार ने प्रण लिया है कि राज्य में कोई मिट्टी के मकान में नहीं रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार राज्य संपोषित योजना से अबुआ आवास योजना चल रही है, ठीक है ना। तो राज्य संपोषित योजना है एक अबुआ आवास योजना, ठीक है ना, जिसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। उसके कुछ नगद पैसे दिए जाते हैं जिसके द्वारा वो अपने घर का निर्माण करते हैं। यानी कि मिट्टी के घर में रहने का जो बाध्यता थी उसको समाप्त करने का प्रयास है सरकार के द्वारा। अगला है मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना। देखिए ये योजना पहले लाई गई थी सिर्फ एसटी छात्रों के लिए, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और सरकार द्वारा बोला गया है कि मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना अब एसटी के अलावा एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला जो पहलू है अभिभाषण का वो है इसके अलावा बिजली बिल माफी योजना, कृषि ऋण माफी योजना के द्वारा भी जनता को काफी लाभ प्राप्त हुए हैं। इस तरह बिजली बिल माफी के तहत राज्य के 40,44,000 लोगों का 3620 करोड़ रुपये माफ किया गया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो आप जो राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण सरकार के द्वारा बनाया जाता है जिसे राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है ना, उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा जो विषय है वो है जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DMFT, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट फंड का दायरा सीमित होने की बजाय पूरा जिले में इसका दायरा बढ़ाने पर विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। देखिए इसको पहले समझ लीजिए कि DMFT फंड होता क्या है। तो जिले में किसी क्षेत्र में जो मिनरल्स खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं तो उससे जो नुकसान होता है या फिर कुछ उसकी कमियां कुछ हो जाती हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है, उसको सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है और जिसमें राजस्व पैसा आता है, वहां पे कुछ टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। तो वही किस फंड में जाता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड में जाता है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट होता क्या है कि मान लीजिए किसी जिला में खनिज कार्य हो रहे हैं तो वहां के लिए
एक फंड रहता है ट्रस्ट के रूप में, वहां पे पैसे जमे होते हैं और उस पैसे से उस क्षेत्र के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, सामाजिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण नुकसान जो हुए उसको परिपूर्ण करने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना, और ये फंड उसी के लिए लाया जाता है। तो पहले क्या होता था सरकार में कि पहले इस फंड के पूरा दायरा पूरा जिला पे रहता था, जिसको झारखंड गजट में 2024 में संशोधन करके जिले के उसी क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए इसको योजनाओं को लागू करने की बात की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये क्या कर दिया गया, फिर से एक ऐसा लाया गया है विज्ञप्ति जिसके द्वारा पूरे जिले में ये फंड से कार्य किए जाएंगे। तो इसी को लेकर बजट सत्र के दूसरे दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए टुंडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने, ठीक है कौन, तो मथुरा प्रसाद महतो ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का दायरा सीमित होने के बजाय पूरा जिले होने से संबंधित सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व टैक्स वसूला जाता है और जिससे राशि जमा होती है, जिस राशि से संबंधित जिले में डीएमएफटी से संपूर्ण जिला में विकास कार्य होता था, पहले का बात कर रहे हैं, उसी को सुधारते हुए झारखंड बजट 2024 लाया गया। ठीक है, और ये किस विभाग का है, तो खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से नियमावली जारी की गई और उसके अनुसार अर्जित जो राजस्व होगा डीएमएफटी फंड में, उसका उपयोग खनन क्षेत्र के मात्र 15 से 25 किलोमीटर के जो दायरे में लोग रहेंगे, बस्ती रहेंगे, गांव रहेंगे, उसी में उसको यूज करने के लिए निर्देश दिया गया, परंतु इसे पूरे जिले में प्रभावपूर्ण किया जा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका जवाब इन्होंने मांगा, मथुरा प्रसाद महतो ने झारखंड बजट सत्र के दौरान। तो जो उसके प्रभारी मंत्री थे जोगेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि केंद्र के खनन मंत्रालय के निर्देश से यह हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र पर इस पर आपत्ति जताई थी, जिसे केंद्र ने इस पर सरकार की आपत्ति नहीं सुनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए खींचातान चलने की संभावना बन रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डीएमएफटी फंड को लेकर। ठीक है, चलिए अगला है, 5 और नगर निकायों ने ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी। देखिए एक चर्चा चला था जब यहाँ पे पंचायत चुनाव हो रहे थे, तो वहां पे देखिएगा ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए बगैर उसको जनरल सीट में कन्वर्ट करके इलेक्शन करवा दिया गया। तो वहां पे ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले वहां पे। तो उसके लिए उसी समय हाईकोर्ट ने बोला था कि जब तक आप ओबीसी का सर्वे रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए झारखंड सरकार क्या कर रही है, तो जो 49 नगर निकाय है वहां पे ओबीसी कितनी संख्या में है उस आधार पर सीट आवंटित किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए सर्वे कार्य चल रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं न्यूज हम लोग। ठीक है, नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य के सभी 49 नगर निकायों में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतदाताओं के सर्वे का काम जारी है। इस क्रम में गोड्डा, पाकुड़, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत आने वाले 5 नगर निकायों ने अपनी ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंप दी है। इस प्रकार अब तक कुल 49 नगर निकायों में से 25 नगर निकायों ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आगामी राज्य नगर निगम या राज्य नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी निकायों में राज्य सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत जिलों में जातीय सर्वे का डोर टू डोर, है ना, यानी द्वार से द्वार का काम किया गया है। ओबीसी सर्वे नगर निकाय में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित 5 नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अभी जो वर्तमान में 5 के द्वारा किया गया, जिसमें टोटल 25 हो गए 49 में से, तो जिनका विवरण निम्नलिखित है। देखिए गोड्डा नगर परिषद की अगर बात करें तो वहां कुल मतदाता कितने हैं, 32,498, और वहां पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है, तो 4202। टोटल कितना प्रतिशत हुआ है, तो 12.93 प्रतिशत छूट गया, उसको आप लोग देख लेंगे, लगा लेंगे आप लोग। अगला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 16,764 है, यानी कुल मतदाता का लगभग 51.58%। तो यहाँ अच्छा खासी आबादी है किनकी, ओबीसी की। ठीक है ना, लगभग 50, 10, 60, 62, 63, वही 64-65 के आसपास परसेंट में है ये लोग। कहाँ, तो गोड्डा नगर परिषद में। ठीक है, अब देखते हैं पाकुड़ नगर परिषद की, देख लेते हैं कुल मतदाता वहां पे
कितने हैं, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 36,000 में होगा यहाँ पे, ठीक है, 36,000 में होगा, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो उसमें से देखिए कितने हैं, यहाँ पे 36,000 कुछ मतदाता थे, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग की संख्या वहां पे आप देख लीजिए कि कितने, 36,000 से कुछ अधिक है वहां पे मतदाता, बस इतना याद रखिए कि कुल मतदाता 36,000 से अधिक है, जिसमें से 7,542 पिछड़ा वर्ग के हैं और टोटल हो जाता है 20.5%। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या देखेंगे तो 15,456 है, अर्थात कुल का 42%। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे भी लगभग 62% के आसपास में ओबीसी की आबादी है। तो यहाँ भी अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलने की संभावना है। कहाँ पे, तो पाकुड़ नगर परिषद में। अगला देखते हैं कापाली नगर परिषद। यहाँ पे 28,523 कुल मतदाता है, जिसमें पिछड़ा वर्ग की संख्या 4500 है, यानी 15.78%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 17,295 है, अर्थात 60.63% है। यहाँ भी संख्या अच्छा खासा है, ठीक है ना, यानी 60, 10, 70, 75, लगभग 76-77% के आसपास में है ओबीसी की। चाईबासा नगर परिषद में देखिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुल मतदाता 36,524 है, पिछड़ा वर्ग की संख्या यहाँ पे 4329 है, यानी 11.9%, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 15,379 है, यानी 42.10%, यानी दोनों को मिला देंगे तो यहाँ भी लगभग 42, 10, 52, 53, लगभग 54 पॉइंट कुछ परसेंट ओबीसी की संख्या यहाँ भी अच्छी खासी है, ठीक है। अगला देखते हैं सरायकेला नगर पंचायत। तो सरायकेला नगर पंचायत में कुल मतदाता 10,762 है, जहां पिछड़ा वर्ग की संख्या 1055 है, यानी कुल का 9.8%, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 3775 है, अर्थात 35.07%। तो लगभग यहाँ पे 45% के आसपास में ओबीसी की संख्या है। ये स्रोत मैंने लिया है हिंदुस्तान अखबार से 26 फरवरी 2025 का, ठीक है। अब देखिए अगला जो न्यूज है, झारखंड राज्य में अब प्रोफेशनल सलाहकारों के लेटरल एंट्री पर रोक लग गई है, ठीक है। ये देखिए प्रोफेशनल सलाहकार होते क्या है, इसको समझ लीजिए। तो जैसे यूपीएससी क्या करती है, केंद्र सरकार की बात करते हैं, देखिए एक नोटिफिकेशन लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, जब मोदी आए थे, तो कि कुछ लोगों का यूपीएससी के द्वारा मतलब सचिव और विशेष सचिव के पद में बिना परीक्षा दिए हुए जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको बहाल कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो नीति अपनाई गई केंद्र में। तो यहाँ पे रघुवर सरकार थे उस समय 2015 में, सितंबर 2015 में इसको भी झारखंड में भी लागू कर दिया गया। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ स्पेशल, जैसे चिकित्सा के जो विशेष सचिव हैं, ठीक है, खनन के विशेष सचिव हैं, तो कुछ उसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनको सचिव और विशेष सचिव के पद पर एंट्री कर दिया गया था। उसी को बोलते हैं लेटरल एंट्री, ठीक है ना, यानी कि पार्श्ववर्ती एंट्री, यानी कि साथ में एंट्री होना उसका, ठीक है, बिना परीक्षा दिए हुए, ठीक है। इसमें कुछ समस्या आने लगी थी, तो झारखंड सरकार में देखिए ये केंद्र सरकार भी इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। केंद्र सरकार का भी न्यूज था 3-4 महीना पहले, उन्होंने भी रोक लगाया है, ठीक है। हालांकि ये बात शुरू में ही एक विवाद के रूप में आया था, जो कि बहुत गलत बोला जा रहा था लोगों के द्वारा, और लगभग सच भी साबित हो गया ये, इसीलिए इसको हटा दिया गया। तो देखिए झारखंड राज्य में अब प्रोफेशनल सलाहकारों के लेटर एंट्री पर रोक होगा। झारखंड सरकार में किसी विभाग में, हम लोग पढ़ते हैं न्यूज को पूरा समझा दिए आप लोगों को, झारखंड सरकार में किसी विभाग में अब लेटरल एंट्री के माध्यम से सलाहकार सह विशेष सचिव के पदों पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, ठीक है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस पद पर संविदा पर नियोजित करने संबंधी अपने 29 सितंबर 2015 के संकल्प, ब्रैकेट में हम लिख दिए रघुवर सरकार के समय लाया गया था, को निरस्त कर दिया गया है, तथा कार्मिक विभाग ने इस बाबत 19 फरवरी 2025 को, अभी जस्ट की बात है, एक संकल्प जारी कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व के आदेश यानी 15 वाले आदेश को रद्द करने से लेकर कार्मिक विभाग को नोटिस दिया है, और जिसमें 3 कारणों का हवाला दिया है, किन कारणों से इसको रद्द किया गया। तो देख लीजिए पहला कारण क्या है। तो संविदागत व्यवस्था में से सेवा नियमितीकरण के मामले में सामने आ रहे थे, मतलब कि जो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही होते थे ना वो, लेकिन वो फिर प्रेशर बनता था कि उनको सेवा को नियमितीकरण किया जाए, ठीक है। और अगर उनका सेवा नियमितीकरण कर दिया जाता तो बिना प्रतियोगी परीक्षा के उनको नौकरी मिल जाती। तो
इससे क्या हो रहा था, तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अमूमन हतोत्साहित करता है यह नियम, इसीलिए इसको हटाया गया। दूसरा है, प्रोफेशनल को सलाहकार के रूप में नियोजित करने में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना। तो इससे क्या होता, आरक्षण की नियमों की अवहेलना हो रही थी। इससे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी प्रोफेशनलों को सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित होने का संवैधानिक रूप से अवसर नहीं मिल पा रहा था, समान अवसर, ठीक है ना। ये भी एक कारण था। अगला है, वर्तमान में कई कंसल्टेंट कंपनियां सुलभ हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से आवश्यकता अनुसार संबंधित कार्य और योग्यता को पूरी तरह से पूरी होने तक प्रोफेशनल की सेवाएं लेने का विकल्प रहेगा। यानी जब तक उनके पास अधिकारी नहीं है उस स्तर के, तो वो उस तरह से एक कंसल्टेंट कंपनियां है, जिसको आउटसोर्सिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको वो अपने लिमिटेड रूप में ले सकते हैं जब तक कि वो पद भरा ना जाए, ठीक है। चलिए, तो प्रोफेशनल जो अधिकारी थे, कंसल्टेंट थे, उनके एक प्रकार से रोक लग गई है। अगला है न्यूज, साहिबगंज एवं हजारीबाग जिले के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना है, ठीक है। झारखंड सरकार में पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा साहिबगंज एवं हजारीबाग जिले के निम्नलिखित स्थलों को पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने की योजना है, ठीक है। और वो है साहिबगंज जिले के राजमहल स्थित उधवा पक्षी विहार। तो जान लीजिए कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है। साहिबगंज जिले के राजमहल में उधवा पक्षी विहार, फॉसिल्स पार्क जिसको जीवाश्म पार्क बोलते हैं हम लोग, है ना, मोती झरना यानी मोती जलप्रपात के उन्नयन एवं सुंदरीकरण सहित कई स्थलों को राज्य सरकार पर्यटन के रूप में विकसित करेगी। हजारीबाग जिला में देख लेते हैं, तो हजारीबाग जिला मुख्यालय के अंतर्गत प्राचीन धरोहर कन्हरी हिल में, यानी कैंट्री हिल जिसको हम लोग बोलते हैं, कन्हरी हिल में बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जाएगा। पूरा वो क्षेत्र जंगल वाला एरिया है, तो जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा वहां पे। जैव विविधता का मतलब होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की संख्या अधिक होने को ही बायोडाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रयास किया जाएगा कि इसको बायोडाइवर्सिटी यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को स्थापित किया जाएगा, लगाया जाएगा, जीव जंतुओं को भी यहाँ पे हो सके इन सिटू तो रहेंगे। इन सिटू मतलब होता है वहां पहले से कुछ जीव जंतु है सो, और बाहर से लाकर इनको संरक्षण दिया जाएगा, तो उसको बोला जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के द्वारा भी जीव जंतुओं को लाया जाएगा, तभी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में धनी रूप में क्षेत्र विकसित होगा, ठीक है। इसके अलावा हजारीबाग जिले में स्थित छड़वा डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की तैयारी है। छड़वा डैम जो आपका कटकम सांडी रोड में है, हजारीबाग शहर से पश्चिम की ओर जाइएगा तो वहां पे डैम है छड़वा डैम, ठीक है ना। तो उसको भी इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का बात चल रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि छड़वा डैम में माँ काली का एक प्राचीन और भव्य मंदिर है, जहाँ प्रत्येक साल हजारों की संख्या में पर्यटक दर्शन करने आते हैं। तो ये रहा 26 और 27 तारीख का मुख्य करंट अफेयर्स। इसी तरह हम जैसे आगे एक दो दिन का मिला के करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद राज सर, और इसमें अच्छी अच्छी जानकारी दी जा रही है, क्लास लिए जा रहे हैं, लाइव क्लास लिए जा रहे हैं, भूगोल से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे पहलुओं को टच करके लिया जा रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास हो रहे हैं। तो जरूर से जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाभ उठाएं, क्योंकि अब परीक्षाएं झारखंड में तेजी से होने वाली हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से आप लोग लिख लेंगे, करंट अफेयर्स को इस तरह बनाते चलें, बहुत काम आएगा उनके लिए जो आगे परीक्षा देने वाले हैं झारखंड के परीक्षाएं। तो सभी को